प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय के BA BSc BCom BBA BCA चतुर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन कंपलसरी व बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है जो कि आपका 9 जून को होने जा रहा है। इसके लिए हमने 2 मैराथन और पूरी क्लासेज करवाई हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को करेंगे तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा और पूरी प्लेलिस्ट कर लेंगे, आसानी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकेंगे। इसमें हम केवल ग्रामर के पोर्शन को करेंगे क्योंकि ग्रामर के प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम है, किए हुए हैं हम सभी, तो ग्रामर के कुछ प्रश्न कर लेंगे, इसलिए यह वीडियो लानी पड़ रही है। तो पहला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो शब्द है क्विकली अंडरलाइन में है, इसको हमको बताना है कि क्या है। तो क्विकली आपका क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि चलने का काम कैसे हुआ, तेज़ी से हुआ है ना, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी कि एडवर्ब है। अगला प्रश्न है, विच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ एन एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव कौन सा है। तो एडजेक्टिव आपका है ब्यूटीफुल। क्या है, ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल जो है संज्ञा का, सीनरी जो संज्ञा है उसका क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, ठीक है, इसलिए यह विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। तो इसमें करेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, तो यहाँ पर केवल सब्जेक्ट ही लिखे जा सकते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट कर्ता का हिस्सा होगा, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या होगा, आई होगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कंजंक्शन क्या है, तो कंजंक्शन ही स्टडी हार्ड एट ही फेल्ड द एग्जाम। तो इसमें आपका कंजंक्शन जो है वह एट है। एट 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर यह कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव में आपको बदलना है, तो पैसिव में आपको बदलना आना चाहिए। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म में चला जाता है, तो थर्ड फॉर्म में जब चला जाता है वर्ब आपका, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, वो सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर्ब प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। आगे चल बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द एक्टिव वॉइस ऑफ। ये इसमें आपको एक्टिव में बदलना है, तो आपका अमित इधर चला आएगा, ठीक है, अमित जो है आगे चला जाएगा, तो इसका विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अमित इज राइटिंग, बिंग लगा हुआ है ना, कंटिन्यूअस में है। अगला प्रश्न है, चेंज टू पैसिव वॉइस, क्लोज द डोर। इसको आपको पैसिव में बनाना है, तो आदेशात्मक यानी कि इम्परेटिव वाक्य है। इम्परेटिव वाक्य को पैसिव बनाने के लिए लेट से प्रयोग होता है, तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो पैसिव आपको पहचानना है, इसमें क्या करना है, करेक्ट पैसिव फॉर्म कौन सा है इसमें करेक्ट, तो आपका जो पैसिव है वह करेक्ट है, विकल्प नंबर बी, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द इंडिया। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव है। आपको नियम पता होना चाहिए, अगर नियम पता रहेगा तो आप कर लेंगे। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, रवि सेड आई एम प्लेइंग चेस। कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो रवि सेड, रवि सेड, सेड का टोल्ड नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रवि सेड उसके बाद दैट, ठीक है, रवि सेड दैट, रवि सेड दैट 2 में है, बाकी इसमें सेज है गलत हो गया, ये टोल्ड है गलत हो गया। इसी प्रकार से आप ऑप्शन काट सकते हैं। तो आई एम प्लेइंग चेस दिया हुआ है, जब आप इसको बदलने होंगे तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो जिसमें वाज लगा रहेगा वो हो जाएगा, और आई का जब बदलेंगे है सब्जेक्ट से, तो आई का सब्जेक्ट से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग चेस। अगला प्रश्न है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में है, इसको हमको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इंट्रोगेटिव को सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं, तो सी आस्क्ड हो जाएगा पहले तो, ठीक है। तो आस्क्ड वाला 3 ऑप्शन है, उसके बाद कट जाएगा मी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जब WH से शुरू होता है तो कोई कंजंक्शन नहीं रखता है, कंजंक्शन यही WH वाला वर्ड जो है वो कंजंक्शन हो जाता है, ठीक। तो दैट इसमें कंजंक्शन लग गया तो ये गलत हो गया पहले से ही। तो अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, वेयर कम कंजंक्शन हो गया। अब जितना वाक्य बचा हुआ है उसको हम सिंपल में बदल देते हैं, यानी कि यू आर गोइंग का जब चेंज करेंगे यू को सी से बदलेंगे, तो यू को ऑब्जेक्ट से बदलेंगे मी से, ठीक है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। तो मी से बदलेंगे तो आई हो जाएगा, आई, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा तो वाज लग जाएगा। तो सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। जब आप नरेशन अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत ये सब सिंपल से ऐसे आएंगे, आपको आसानी से आप कर लेंगे, हर एक प्रश्न आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए नियम, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर नियम पता है तो हर एक प्रश्न पूरा आप इसमें इस प्रश्न पत्र में 75 में से 75 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतर चैप्टर हमने कराए हुए हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, आप सीरियल वाइज कर लीजिए। 2 मैराथन किए हुए हैं। हाँ, आपको ग्रामर कम करवाए ही नहीं हैं, यानी कि मैराथन में कुछ करवाए हैं, बाकी ग्रामर नहीं करवाएं, क्योंकि ग्रामर आप पहले से ही हाई स्कूल इंटर लेवल पर पढ़े हुए हैं, तो ग्रामर का उतना समय भी नहीं मिल पाया था, तो ग्रामर नहीं करवा पाए। अगला प्रश्न है चेंज द डायरेक्ट स्पीच ही कंग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस, ठीक है। आपको इसको बदलना है, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में बदलना है। तो ही सेड टू मी कंग्रेचुलेसन ऑन योर सक्सेस, आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाए। अगला प्रश्न है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये सत्य चीज़ें हैं, जो सत्य होता है उसमें आपको ट्रुथ जो होता है सार्वभौमिक सत्य, उसमें आपको टेंस नहीं बदल जाता है, सीधा का सीधा वही लिख दिया जाता है। तो इसमें केवल आपको केवल क्या करना है, केवल दैट लगा देना है बस, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आपका विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगर जहाँ भी टेंस बदलते हुए आपको दिखे तो वो तुरंत आप उसको गलत काट दीजिए। देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिटिव में है, पास्ट में ले गया तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य चीज़ें नरेशन में नहीं बदलती हैं। ट्रांसफार्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, ही इज ऑलवेज वाइज। तो बिना अर्थ बदले आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है, नकारात्मक बदलना है, तो आपको विकल्प जो हो जाएगा ही इज नेवर फुलिश। अगला प्रश्न है कन्वर्ट द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। एक्सक्लामेटरी में है, असर्टिव में बदलना है। हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वह विकल्प सही हो जाएगा दिस रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। अगला प्रश्न है चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन टू पॉजिटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। बिना अर्थ बदले पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि नो अदर मेटल इज अनयूजफुल एज आयरन। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्म द सेंटेंस बाय रिमूविंग टू, हिज टू वीक टू वॉक। इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। प्रश्न नंबर 16 में टू को हटा कर वॉक को रूपांतरित जब करेंगे तो हिज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। आपका विकल्प नंबर 20 ही हो जाएगा।
इसको जब हम डिटेल में बहुत पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आपको एक एक चैप्टर पढ़ना होगा। जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको मैराथन करने में आसानी हो जाएगी। कंबाइन द टू सेंटेंसेज इनटू ए सिंगल सिंपल सेंटेंस। ही सा स्नैक, ही फेल्ड अवे। तो इसमें जब आगे बढ़ेंगे, इन दो वाक्यों को एक साधारण वाक्य में जोड़ना है। तो सीइंग अ स्नैक ही फेल्ड अवे, ठीक है। सीइंग अ स्नैक ही फेल्ड अवे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। कंबाइन इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। ही इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। इसको संयुक्त वाक्य बनाना है। तो ही इज पुअर बट हॉनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, आपका विकल्प नंबर 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंबाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ही रीच द स्टेशन। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, मिश्रित वाक्य में बनाएंगे, तो ये आपका विकल्प नंबर 20 हो जाएगा। बिफोर ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। आगे बढ़ते हैं। कंबाइन यूजिंग एन इन्फिनेटिव। ही हैज 3 sons, ही मस्ट एजुकेट देम। इसको हम इन्फिनेटिव में जब बनाएंगे तो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। ही हैज 3 sons टू एजुकेट। आगे बढ़ते हैं। स्पॉटिंग एरर में आ जाते हैं कि कहाँ पर त्रुटि है इस वाक्य में। ये पूरा वाक्य आपका लिखा हुआ है। इस वाक्य में अगर जहाँ नो एरर होगा तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन में, ये सभी हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको देखना है कि इसमें कहाँ गलती है। तो इसमें जो गलती है वह है ईच जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कराया जाएगा ईच के साथ में। तो यहाँ पर हैज लगना चाहिए, ठीक है। तो आपका बी वाले ऑप्शन में गलती है, त्रुटि है। अगला प्रश्न है, ये आपका वाक्य लिखा हुआ है, वाक्य में देखना है कि कहाँ पर गलती है। तो आर नॉट में गलती है। कहाँ गलती है? आर नॉट में गलती है। जो सब्जेक्ट है वह क्वालिटी है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ दिज मैंगोज। तो क्वालिटी लग गया, तो क्वालिटी यहाँ पर एक वचन है, मैंगोज पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। द क्वालिटीज़, तो इसलिए क्रिया इज होनी चाहिए, यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए। ये गलती है। अगला है फाइंड एरर। फिर आपको करना है हिज सीनियर देन मी। तो इसमें देन मी के स्थान पर क्या होगा? यहाँ पर आपका देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, इन सब के साथ में जो बाद में आता है वहाँ पर टू आता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइंड द एरर। इसमें वे एरर फाइंड करना है आपको 24 में। तो इसमें देन इट स्टार्टेड, तो इसमें जो इसके साथ जो सेक्रेसली है या हार्डली, इसके साथ वेन का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर वेन का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका फिगर ऑफ स्पीच में आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच लाइफ इज रोलर कोस्टर। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच करेंगे बहुत तेज़ी के साथ। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मेटाफर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी ना लाइक या एज शब्दों की तुलना सीधे रोलर कोस्टर से कर रहा है, इसलिए मेटाफर रूपक अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है, ये सेंटेंस कौन सा अलंकार है? तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर निर्जीव पत्तियों को, ठीक है, निर्जीव पत्तियों को इंसानों की तरह नाचते हुए दिखाया गया है, ठीक है। जो निर्जीव पत्तियाँ हैं उनको क्या दिखाया गया है? इंसानों की तरह नाचते हुए दिखाया गया है, यानी कि मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ये वाला प्रश्न तो इसके पहले भी हम कर चुके हैं। ये मेटाफर
का उदाहरण है। ऊँट की तुलना सीधे रेगिस्तान की जहाज से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है जिसको हम मेटाफर कहते हैं। अगला है ओ डेथ वेयर इज दे स्टिंग। ठीक है, तो ये एपोस्ट्राफी है। जब किसी मृत या अनुपस्थित या मूर्त विचार डेथ को सीधे संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एपोस्ट्राफी होता है। ठीक है, अगला है इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच देखना है, तो इसमें जो फिगर स्पीच है वह हाइपरबोल है। क्या है, हाइपरबोल है। हाइपरबोल कैसे है, रोने को जो वह रो रही है, तो वह जो रो रही है और रोने को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंसुओं को क्या बताया जा रहा है, ओशियन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का समंदर बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार यानी कि हाइपरबोल है। अगर आप अलंकार पढ़े होंगे कच्चे 12वीं में या 11वीं में, तो निश्चित रूप से आप कोई भी अलंकार अगर आ जाएगा तो गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पता होगा ही। द बजिंग बी फ्लू अवे, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच देखना है, अलंकार की पहचान करना है। तो बजिंग, बजिंग मीन्स मक्खी की आवाज़ या ध्वनि, इसलिए यहाँ पर ध्वन्यात्मक अलंकार है, यानी कि ओनोमोटोपैया। ठीक है, ओनोमोटोपैया जिसको हम ध्वन्यात्मक अलंकार कहते हैं। ओकैब में आ जाते हैं एबेंडन, तो एबेंडन का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पर सिनोनिम्स करना है। ठीक है, सिनोनिम्स करना है। एबेंडन का पर्यायवाची जो हो जाएगा वह हो जाएगा फॉरसेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबेंडन का अर्थ होता है त्यागना या छोड़ना, और फॉरसेक का भी यही अर्थ होता है, और सिनोनिम्स जानते ही हैं, पर्यायवाची कहते हैं। आगे है ब्रीफ, जो ब्रीफ का क्या हो जाएगा, ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शार्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपको सिनोनिम्स पता रहेगा आसानी के साथ कर लेंगे। कैंडिड, कैंडिड का पर्यायवाची क्या होगा, तो कैंडिड मीन्स होता है अस्पष्टवादी या सत्यवादी होता है, तो इसका फ्रैंक होगा, इसका क्या होगा, फ्रैंक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करंट सिनोनिम्स टू डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी या मेहनत, तो इसका पर्यायवाची जो हो जाएगा वह हो जाएगा हार्ड वर्किंग हो जाएगा। आपका विकल्प नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको विलोम देखना है, एंटोनिम्स देखना है। पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड एंशिएंट। एंशिएंट का आपको विलोम देखना है, तो एशिएंट का विलोम, एशिएंट आप जानते ही हैं, एशिएंट का विलोम आपका मॉडर्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। इस वर्ड का जो एंटोनिम्स होगा वह क्या होगा, बरीन। बरीन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा फर्टाइल। ठीक है, यानी कि उपजाऊ हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गेंट। तो गेंट मतलब तो होता है विशालकाय या दानव, बहुत बड़ा जो होता है, इसका विलोम बौना या छोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड वाग्यू। तो इसका जो होगा, इसका मतलब होता है आपका अस्पष्ट होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा क्लियर, यानी कि स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं। वह जो चीज़ों के, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वह जो चीज़ों को सकारात्मक या उजले पक्ष को देखता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, यानी कि आशावादी। ठीक है, जो हमेशा सकारात्मक सोचता है। अगर आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तो आपका लक्ष्य सकारात्मक होगा, और उसका सकारात्मक भी निकलता है। जो भी आप सकारात्मक सोचें, अगर नकारात्मक सोचेंगे तो हमेशा आपके लिए नकारात्मक ही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व विश्वास नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम नास्तिक कहते हैं, एथेइस्ट। ठीक है, विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति
जो स्वयं द्वारा लिखा गया है जीवन का इतिहास, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। विकल्प नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। एन रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज, सभी बीमारियों का एक रामबाण इलाज, तो उसको जो रामबाण इलाज है उसको क्या कहते हैं? पानाशिया कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पानाशिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वह व्यक्ति जो धारा प्रवाह दो भाषाएं बोल सकता है, तो उसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडम बेड ऑफ रोजेज? आइडम फ्रेजेस मुहावरा। ठीक है, ए बेड ऑफ रोजेज, इसका जो अर्थ होता है वह होता है अत्यंत आरामदायक और आसान परिस्थितियाँ, यानी कि फूलों की सेज। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, एन इजी एन कंफर्टेबल सिचुएशन। व्हाट डज द आइडम्स एट द 11th आवर मीन? तो इसका जो मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल अंतिम समय पर, यानी कि मेन वक्त पर। तो विकल्प नंबर हो जाएगा आपका सही, सी, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ? तो इसका जो विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा, इसका अर्थ होता है पुराने ढर्रे को छोड़कर जीवन की नई व बेहतर शुरुआत करना। तो आपको जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा वह पहला हो जाएगा, टू चेंज फॉर बेटर। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द आइडम बाई हुक्स और बाई क्रुक? इसका मीनिंग क्या होगा? तो बाई हुक या बाई क्रुक, तो इसका जो अर्थ होता है वह किसी तरह से, चाहे रास्ता सही हो चाहे गलत, यानी सामदान दंड भेद, किसी भी तरीके से। तो बाई एनी मीन्स फेल आर फ्यूल। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक अ लेग? ब्रेक अ लेग यानी कि थिएटर या आमचाल की बोल भाषा में किसी को शुभकामनाएं देने के लिए यह मुहावरा प्रयोग होता है। ठीक है, गुड लक के लिए। तो टू विश समवन गुड लक, विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऋषभ की करेक्ट स्पेलिंग, आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि आपका जो विकल्प नंबर बी है, RECEIVE, RECEIVE। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि यह स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है, बहुत ही परीक्षाओं में। रज्जु विजय विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से पूरी उम्मीद है और आप सभी से आशा व विश्वास है कि आप सभी परीक्षा देने जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करेंगे, बताएंगे। इस चैनल पर आप सभी से उम्मीद और आशा है कि इस चैनल को आप आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और पूरा जितने आपके जो साथी हैं, क्योंकि जो कल परीक्षाएं होंगी 9 जून को, इसमें लगभग 3 लाख छात्राएं बैठने वाले हैं। तो देखते हैं कि कितने लोग कल सब्सक्राइब करवाते हैं, परीक्षा के बाद कितनी संख्या इसमें बढ़ पाती है, वो आप सभी का सहयोग इस चैनल को दिख जाएगा। और टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम लाइव सेशन लेते हैं, आपसे सीधे रूबरू होंगे। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी परीक्षा संबंधित कोई भी डाउट होगा, आपका परिणाम से संबंधित आगे अपडेट भी दिया जाएगा, तो वो सभी हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, कमेटी की स्पेलिंग आपको ज़रूर याद रखनी है। तो जो कमेटी की स्पेलिंग है वह एक है, पहला COMMITTEE, COMMITTEE, इसको याद कर लेना है। कमेटी की स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है, कहीं कहीं तो गलतियां हो जाती हैं क्योंकि इसमें 3 बार 2 डबल शब्द हैं, डबल हैं, डबल एम और डबल टी और डबल ई। तो ये रही पूरी कक्षा जो कि इससे संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण केवल प्रश्नों को रखे हैं क्योंकि कोई भी प्रश्न आ सकता है, एक बार आपका रिवीजन हो जाए बस, ये महत्वपूर्ण है। आपको जितने भी चैप्टर आप पढ़े होंगे चाहे जहाँ से, तो उससे आपको सहायता मिल जाए। और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है कम्युनिकेशन की,
ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट अभी आपके पास समय है भरपूर, उसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप इस प्रश्न पत्र में 75 में से 75 अंक प्राप्त कर सकें और परीक्षा के बाद तुरंत आपको आंसर की बता दी जाएगी।